नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जहां पर बात होती है राजनीति को कैसे प्रगतिशील बनाया जाए। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुजाता संजय, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच भारती। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आजकल की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो खुद को कहती हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वाकई में आपको लगता है कि वाकई में ये लोकतांत्रिक हैं? मुझे लगता है भारती, देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो मुझे लगता है डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर व्यक्ति को अपने लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी का मतलब केवल बातों से आज़ादी नहीं होती है। जो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक फिजिकली, एक सोशली और एक हेल्दी, यानी कि एक संपूर्ण तरीके से एक उसके पास हेल्थ वेल्थ सारा कंसेप्ट होना चाहिए। तभी आप एक लोकतंत्र में सच्चे नागरिक हैं। यानी कि प्रगति केवल पार्टियों की नहीं, प्रगति एक जन सामान्य व्यक्ति की भी होनी चाहिए। बिल्कुल। धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? धर्म विशेष पे तो भारती मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई टिप्पणी करनी चाहिए इसके ऊपर। बट मुझे लगता है धर्म का मतलब होता है सोशल सर्विस, कि आप अपने समाज के लिए, समाज में जो व्यक्ति हैं उनके लिए किस प्रकार से मददगार साबित होते हैं। देखिए, हमारे सारे धर्म बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देते हैं और सभी धर्मों में एक चीज़ को महत्व दिया गया है, जनसेवा। जनसेवा का मतलब है कि आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, कोई भी धर्म विशेष के व्यक्ति हो, आपका ये कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि आप समाज में जो व्यक्ति गरीब है, जो उपेक्षित है या जिसे किसी भी प्रकार से मदद की ज़रूरत है। शिक्षा की आपने बात की, तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है? जितनी भी गवर्नमेंट्स अभी तक आई हैं सत्ता में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वाकई में उन्होंने जो शिक्षा नीति वो लाए हैं उसमें वो सशक्त रहे हैं? देखिए, कभी भी जो नीतियां बनती है ना भारती, वो उस समय के अनुसार ठीक होती है। लेकिन चूंकि हमारी कंट्री में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। जब आप अगर पुरानी मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखें और आज के समय को देखें, हर चीज़ में तरक्की हो रही है, तो तरक्कियों के अनुसार भी नीतियों में बदलाव आना चाहिए। युवा है, शिक्षित हैं, बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी उनके लिए रोजगार नहीं है। कुछ सरकारें कहती हैं कि आप बिजनेस करो, पकौड़ा तलो। इससे जब इस तरह के बयान सामने आते हैं किसी पॉलिटिशियन के, तो दिल पे क्या बीतती है? थोड़ा सा तो जब भी कोई बयान आते हैं तो उस पर बहस तो चलती ही है। बट मुझे लगता है अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षित व्यक्ति के लिए रोजगार के कई साधन होते हैं, नो डाउट। अब ये एक चीज़ें बदली हैं तो बहुत सारे तरीके से बहुत सारी दिक्कतें भी शुरू हुई हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रोजगार में कटौती आती चली जा रही है। और उसके लिए काफ़ी हद तक जब एक नवयुवक निकलता है या नवयुवती निकलती है अपनी एजुकेशन लेकर कंप्लीट कर कर, तो बहुत सारे सपने होते हैं। वो सपने खाली उसके नहीं होते, उसके परिवार के भी होते हैं। अच्छा, आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है? हम लोगों के लिए आरक्षण के लिए लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रोजगार के मुद्दे पर जो आजकल युवा हैं उनके भविष्य के लिए लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं तो चूंकि एक डॉक्टर हूँ, चूंकि भारतीय क्या होता है, जैसे मेडिकल में भी हर वक्त आपको अपग्रेडेड रहना पड़ता है। अगर आपने पुरानी प्रक्रिया से कोई सर्जरी कर रहे हैं और आप सोचते हो उसी प्रक्रिया से हम सर्जरी करें और हमें सफलता 100% मिले, नहीं। जैसे हमारी फील्ड में एक तरह का अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हमसे ज़्यादा हमारे मरीजों के लिए। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, अगर देश का विकास होना है तो उसके लिए रोज़गार का होना ज़रूरी है। और उससे पहले हमारे युवा जो भी हैं उन सबका ये सोच बदलना कि उनके विकास के लिए क्या ज़रूरी है, उन्हें खुद को भी समझना होगा। बहुत बार हम ऐसी छोटी मोटी या ऐसी अनावश्यक बातों पर बहस करते हैं या उनको मुद्दा बनाते हैं जिनकी शायद वो हमारे विकास में मददगार नहीं है। अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें विकास को विकास के नज़रिए से ही देखना होगा, ना कि उसको आरक्षण के नज़रिए से, ना कि उसको धर्म के नज़रिए से। तो ज़रूरी है कि हम अपने विकास के बारे में सोचें और विकास के नज़रिए से देखें उसे। एक सवाल शायद आपको एज अ डॉक्टर तीखा लगेगा, लेकिन सच जो चीज़ें हैं जेन्युइन, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्यों हमारा डॉक्टर पहाड़ में चढ़ने को तैयार नहीं है?
बिल्कुल ये सवाल बहुत अच्छा और मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। जी। महज़ डॉक्टर के होने से भारती वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को एक संसाधनों की ज़रूरत होती है। संसाधन का मतलब है अगर एज़ ए पेशेंट मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो खाली मैं उसकी डिलीवरी कराऊँ वो संभव है क्योंकि उतनी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं सीएससी या पीएससी लेवल पर। लेकिन अगर अकस्मात उसको डिलीवरी की ज़रूरत है लेकिन सामान्य प्रसव नहीं हो पा रहा, उसको सर्जरी से डिलीवरी करानी है, तो वो सुविधा आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास हर तरह की सुविधा होगी तो कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य डॉक्टर हो, अपनी सर्विसेज देने से पीछे नहीं हटेगा। तो महज डॉक्टर के होने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। डॉक्टर के साथ साथ वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई मरीज आए तो वो बराबर स्वस्थ होकर जाए, ना कि आप उसको रेफर करें कि यू गो टू द हायर सेंटर। अगर उसे हायर सेंटर ही जाना है तो हम भी जानते हैं भारती की पहाड़ों से प्लेन में आने का रास्ता इतना आसान नहीं है और बहुत बार ये सच में पढ़कर दुख होता है कि रास्ते में आते हुए किसी भी किसी का प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो ये सब दुख की बात है, ये हम सभी जानते हैं। जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो क्यों पहाड़ों में एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहते? इसमें आपकी क्या राय है? आप खुद एक प्राइवेट डॉक्टर हैं। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों में डॉक्टर्स को अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। मैं खुद कहती हूँ, अभी आपको मैं बताना भी चाहूँगी कि चूंकि मैं प्राइवेट डॉक्टर्स हूँ तो हमारे पास एक लिमिटेशंस रहती हैं, हमारे सोर्सेज उतने नहीं होते हैं और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खोलने के लिए आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। फिर भी किसी ने मुझे ये एक परामर्श दिया, वो मेरे ही नस्तड़िक हैं, कि ऐसा है कि एक एनजीओ चाहता है, तो मुझे ये तरीका भी अच्छा लगा। अगर कोई एनजीओ वहां पर आपको एक जगह दे, कुछ सुविधाएं दे, तो 2-4 प्राइवेट डॉक्टर्स जो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हैं, मिलकर अगर हफ्ते में एक दिन भी जाकर अपनी सर्विसेज को देते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए मरीज को तो फायदा मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर उन सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहें तो आपको एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको सरकारी महकमे से भी मदद मिलना बहुत ज्यादा सरकार की अभी तक कितनी मदद मिली है? अगर जो डॉक्टर जो ट्रस्ट आपने बात की है इसके बारे में, सरकार कितनी सशक्त रही है इसमें भी? क्या होता है ना भारती, बहुत बार जैसे मैंने बोला, नीतियां बहुत आती हैं लेकिन वो धरातल पर आए तो वो कारगर होती है, अदरवाइज वो सब नीतियां ही बनकर रह जाती है। तो ऑलमोस्ट ये बात 1-2 साल से चल रहा है और अभी तक ये धरातल पर नहीं आ पाया है। हाँ, हो सकता है कि चूंकि ये 2 साल का समय कोविड वाला रहा तो बहुत सारी पॉलिसीज है जो बैकवर्ड चली गई, तो मुझे लग रहा है, बट ये बातें हम बराबर कंटिन्यू करते रहते हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को हम कर सकें। और मुझे लगता है चूंकि हम हर वक्त सरकारी बातें बोलकर नहीं अपने आप को पीछे कर सकते हैं, तो बहुत बार हमारा भी नैतिक ड्यूटी होता है। जैसे कि मैं हर रोज नहीं जा सकती हूँ, ये सच है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ हर 6-8 महीने में अगर मैं पहाड़ों में जाकर अपना एक कैंप कर सकूँ तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ। मैं साल में एक बार जाऊँ या भले ही मैं कैसे भी जाऊँ, बट मैं जाने की और कैंप करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सराहनीय आपने कदम उठाया है। एक चीज और एज अ महिला मैं आपसे जानना चाहूंगी, 21 साल का जवान हमारा उत्तराखंड हो चुका है, युवा, लेकिन बावजूद इसमें इसके भी इतिहास गवाह है, एक बार भी महिला को लीडरशिप नहीं मिली है। अगर एक महिला को लीडरशिप आने वाले समय में मिलती है तो इसके आपके हिसाब से क्या क्या फायदे होंगे? हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं भारती, ये अछूता नहीं है कि हमारा भारतवर्ष पुरुष प्रधान देश कहलाता है। तो महिलाओं को अगर सशक्त होना है तो जो मैं मानती हूँ कि एक महिला जब दूसरी महिला का हाथ थामेगी तभी वो सशक्तिकरण का सही मायने समझेगी। और उस सशक्तिकरण के लिए आपको शिक्षित होना, आपको अपने कानूनन अधिकारों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है चूंकि बात है लीडरशिप की, तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। और आज के समय में अगर हमें ये बोलना पड़े कि अगर कल को अगर लीडरशिप किसी महिला को मिलेगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा हमारे लिए और हमारे देश के लिए और हमारी स्टेट के लिए भी। आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी बालिकाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो दुष्कर्म से पीड़ित होती हैं, उसके बावजूद अगर समाज को ये चीज़ पता चल गई है तो आज भी समाज उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में चोरी से भी बुरी ये चीज़ है? उस लड़की का इसमें क्या कसूर है जिसके साथ अनजाने में ये चीज़ हो गई है, दुष्कर्म जैसी घटना?
भारती देखिए, ये समाज का एक कड़वा सच होता है जो हम सभी जानते हैं। जी। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और ऐसा कोई घटना आती है जी। तो सब उसके लिए कैंडल मार्च करने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल, तैयार नहीं बिल्कुल, होती है। बजाय उस व्यक्ति के जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, वो उसको ही एक कल्प्रिट के तौर पर प्रेजेंट करने लगते हैं, जो हमारी सोसाइटी का कड़वा सच है। बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है कि इस सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलने में मुझे नहीं लगता भारती कि आज हमने बात की और कल सोच बदल जाएगी। सोच को बदलने में समय लगता है और उसको बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। सबसे पहले एक माँ अपने बच्चे को एजुकेशन दे, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद धीरे धीरे एक समय लगता है, लेकिन सोच बदलती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंट्री में। जहां हमें कभी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, आज हमारे घर में डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इस प्रकार से बदलाव आता है, लेकिन बदलाव के साथ अगर वो बदलाव पॉजिटिव वे में हो तो वो आपको फ़ायदा देता है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और निगेटिव पहलू होता है। उसी प्रकार से उस बच्ची या महिला के लिए आप उसको कल्प्रिट ना समझ के, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उसे दया दृष्टि से देखें, आप जैसे हैं वैसे ही उसे एक सामान्य रूप से देखें, ना उसके लिए दया रखें, ना उसके लिए हीन भावना रखें। वो एक समाज का हिस्सा है, उसको समाज के हिस्से के तरीके से माने, ना कि उसे एक कल्प्रिट या गुनाहगार की जैसे। उसका गुनाह नहीं है, उसके साथ जिसने किया है वो गुनाहगार है, लेकिन हमारा समाज या हम उसको सजा देने में इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। एक होता है असंतुष्ट होकर वोट देना, एक होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए वोट देना। दोनों में खासा फर्क है। जनता क्या करती है, सरकार बदल देती है, बावजूद उसके भी उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में जनता क्या करे? ये भारतीय सवाल का जवाब थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि जनता को ही डिसाइड करना होता है कि उसे किसे सरकार में लाना है, और जनता ही भ्रमित हो जाती है जब उसे वोट डालने जाना होता है। तो बहुत बार जनता को भी स्पष्ट दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि वो जिसे डालने जा रही है, जो उम्मीदवार है, वो पूरी तरीके से उसके सपनों को पूरा कर पाएगा कि नहीं। तो उसका खुद का दृष्टिकोण क्लियर और स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा मैडम, आपसे बातचीत करके लगा। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आईपा की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? मैं तो भारतीय आईपा की पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि चैनल्स बहुत सारे होते हैं, मीडिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन बातों को स्पष्ट रूप से एक प्लेटफॉर्म पर एक लोगों के बीच लेकर आते हैं। अगर आज के युवा आप जैसे हैं जो इन जो प्रचलित जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे सराहनीय काम आईपा के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और आप सभी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद थी डॉक्टर सुजाता संजय, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं के लिए भी सरकार को एक कड़ा कानून लाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। तो इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आईपा। नमस्कार।